तो चलिए समझते हैं 11th के सबसे इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर के सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, वो भी एक सिंगल वीडियो के हेल्प से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए समझते हैं रोटेशनल मोशन का वो कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला है जो आपको पता होना ही चाहिए, केवल रोटेशनल मोशन के लिए नहीं, आगे 11th एंड 12th के बाकी चैप्टर को समझने के लिए। आया समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। अब देखिए, रोटेशनल मोशन से पहले आपने जितने सारे मोशन पढ़े हैं वो सारे के सारे रेक्टिलिनियर मोशन का जो भी पार्ट था वो सारे लीनियर मोशन ही था, जिसको हम केवल बोल सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यानी अभी से पहले आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उन सभी चैप्टरों में जो पार्टिकल चल रहा था वो केवल लीनियरली मोशन कर रहा था, यानी केवल ट्रांसलेट हो रहा था। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर अभी से पहले वाले चैप्टर में केवल ऐसे चल रहा था, ये घूम नहीं रहा था। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ये बॉडी केवल ऐसे ही नहीं चलेगा, ये बॉडी ऐसे घूमेगा भी और घूमता हुआ आगे चलेगा भी। जैसे आप इसी मार्कर को ऐसे घुमा के फेंकिए तो ये क्या हो रहा था, ऐसे घूम भी रहा था प्लस चल भी रहा था। तो ये लीनियर मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन की केस आ जाएगा कि बॉडी रोटेट भी हो रहा है प्लस चल भी रहा है। आया समझ में? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने हम इस चैप्टर में निकले हैं। तो सारे कंसेप्ट फॉर्मूले को हम कंसेप्ट वाइज अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में आखिर होता क्या है। तो जैसा हमने अभी समझा कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी केवल ट्रांसलेट होता है, रोटेट नहीं होता है। तो फिर इसमें हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बॉडी लिया m मास का और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं है, तो जिसकी वेलोसिटी vcm है और जिसका एक्सेलरेशन acm है, मतलब हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है। तो हम उससे ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी केवल चल रहा है, केवल ट्रांसलेट हो रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो भी वेलोसिटी और जो भी एक्सेलरेशन होगा, वही वेलोसिटी और वही एक्सेलरेशन बॉडी के हर एक पॉइंट का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मार्कर है, ये मार्कर केवल ट्रांसलेट हो रही है, तो मतलब ये ऐसे चलेगा ना। तो ये बताइए, जितनी वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास का होगा, क्या उतने ही इसका और उतने ही इसका नहीं होगा? तभी तो ये ऐसे सीधा है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो भी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होता है, वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बॉडी के हर एक पॉइंट का होता है। यही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे यह बताना हो कि बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो सिंपल, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm है, तो आप बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स को मास इंटू acm लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर मालूम है तो। वहीं पे अगर मोमेंटम के बारे में पूछा जाए कि बताओ इस बॉडी के पास मोमेंटम क्या है, कितना मोमेंटम है, तो P इज टू m इंटू वी होता है। तो यहां पे vcm होगी बेसिकली, क्योंकि केवल ट्रांसलेट हो रही है। आया समझ में? यहां पे देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहां बॉडी केवल ट्रांसलेट हो रही है, तो इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो केवल ट्रांसलेशनल होगा, जो कि हाफ m vcm का स्क्वायर होगा। जैसे देखिए, अभी से पहले आपने जितने सारे चैप्टर पढ़े हैं ना, तो वहां पे किसी पार्टिकल को हम v से फेंकते थे, तो वहां पे क्या बोलते थे कि पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, बोलते थे कि नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे भी हाफ एम वी स्क्वायर ही है। तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो हम वी बोलते थे ना, वो vcm ही होता था। क्यों? क्योंकि बॉडी वहां घूम नहीं रहा था, केवल चल रहा था। तो जो सेंटर ऑफ मास का था वेलोसिटी, वही बॉडी के हर एक पॉइंट का हो जाएगा। और वैसे भी आप ध्यान थोड़ा कीजिए, मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों ने पॉइंट मास ही लिया था, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास वही होगी ना, क्योंकि वो खुद ही पॉइंट है। तो वहां पे vcm v बात बराबर ही हो गया। तो यहां पे अगर मान लीजिए हमने कुछ डायमेंशन वाली, यानी पॉइंट मास नहीं है, जैसे मार्कर है, तो मार्कर घूम भी सकता है और सीधा चल भी सकता है। तो अभी हम मार्कर को केवल चलता हुआ एज्यूम कर रहे हैं, तो यहां पे इसके पास जो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल होगा, जो हाफ m vcm का स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या जानते हैं, mgh होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, बॉडी में हाइट भी है, तो हम किसका h लिखेंगे, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास का हाइट लिखना है। आया समझ में? जबकि अभी से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते थे, mgh, कि m मास कितना हाइट पे रखा गया है। तो यहां पे ये जो पूरा बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास पे ही इसके पूरे मास को एज्यूम कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास यहां है जो कि hcm हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा, mgHcm।
क्लियर यहां पे? तो प्योर अगर ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब बॉडी केवल प्योर ट्रांसलेट कर रही है, तो उस केस में ये सारे रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो सारी बातें हो गई जो अभी से हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, आखिर इसमें हमें क्या समझना है। तो देखिए स्टार्ट होता है यहां से प्योर रोटेशनल मोशन। अब यहां प्योर क्यों लगा रहा है? अभी यहां पे भी प्योर लगाया था, तो यहां पे बॉडी केवल चल रहा था इसलिए प्योर ट्रांसलेशनल बोल दिया। यहां पे बॉडी केवल रोटेट हो रही है, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर है तो बस केवल घूम रहा है ऐसे, तो इसलिए हमने इसको प्योर रोटेशनल मोशन बोला। और अगर प्योर नहीं रहता तो केवल रोटेशनल मोशन रहता तो बॉडी ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए बॉडी ऐसे घूम भी रहा है प्लस ये चल भी तो रहा है, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं कहलाएगा। रोटेशनल बोल सकते हैं कि ट्रांसलेट भी हो रहा है प्लस रोटेट भी हो रही है, इसको कुछ और भी बोलते हैं, हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल समझिए प्योर रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है। बॉडी केवल घूम रहा है, मतलब बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे बस घूमे जा रहा है ना। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, एक ही जगह है, बस रोटेट हो रही है, तो हम इसको प्योर रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। तो इसके पास मान लीजिए ये जिसके अबाउट घूम रहा है, जैसे ये है, तो अगर मैं इसी को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहां पे एक एक्सिस ऐसा है, हमारा फिंगर एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए। तो ये हमने बॉडी लिया है जो ऐसा बॉडी है और जो ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो हमने ऐसा लिखा कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाले जिसके अबाउट बॉडी ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में? तो ये ओमेगा से जब घूमेगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे जो आई लिखा है ना, ये आपको समझना है और इसी को लेके हम आगे कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। आया समझ में? तो यहां पे आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जिस भी बॉडी का आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं उस बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही आई कहलाएगा। बाकी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कितना होता है, हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल अभी ध्यान रखिए कि बॉडी केवल रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने की वजह से उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। केवल चलने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ट्रांसलेशनल होगी, जो हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर होगा। क्लियर है यहां पे? तो प्योर ट्रांसलेशनल प्योर रोटेशनल हमें यहां से क्लियर हो जाता है, जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर यह है क्या? तो देखिए जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था ना, पॉइंट मास का मोमेंट सेंटर ऑफ मास और कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यानी कोई ऐसा बॉडी जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहां पे हमने पहले क्या लिखा, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है। तो जैसे देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ध्यान दीजिएगा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कीजिएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं भूलना है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ही वो है जिसके अबाउट हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। आया समझ में? तो हम जब भी बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचें तो सबसे पहले देखिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, मतलब वो बॉडी जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है। क्लियर है यहां पे? तो चलिए यहां पे समझते हैं। तो हमने एक पॉइंट मास लिया है और यहां एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे है। अब यहां ध्यान क्या रखना है, आर तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो आर है वो परपेंडिकुलर है, यानी जो मास हमने पॉइंट मास ले रखा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट मास के केस में, कि जो भी पॉइंट मास का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है उसका मास कितना है और वो जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं उससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उसका स्क्वायर। तो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आपको ये सीधा ध्यान रखना है। ठीक है? बाकी अगर मान लीजिए कि अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, यानी वैसा बॉडी है जिसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया कि मान लीजिए एक रॉड है तो हमने यहां से आर डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा डीएम मास का छोटा सा पॉइंट मास ले लिया, क्योंकि रॉड है तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक छोटे पार्ट को हम पॉइंट मास की तरह जूम कर सकते हैं, तो उसी का मास डीएम है। और ये डीएम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उसको आर लिया है। तो यहां पे देखिए डीएम का मतलब क्या है, मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट,
और आर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे हमने यहां पे बोला था। क्लियर है? तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मुझे कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर है यहां पे? तो इस सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, यानी ये सारे वो फॉर्मूले हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। क्लियर है यहां पे? तो ये सारे ही फॉर्मूले पहले तो याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए? नहीं 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 नहीं, वो तो पूछा ही जाएगा, उसके अलावा भी कुछ काम है। मतलब हम ये सारे रिजल्ट पढ़ने के बाद हम बॉडी का, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखने वाले हैं, जिसके लिए हम दो थ्योरम की बात करेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें आपको ये सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए इसमें बिना कुछ सोचे समझे कि ये कैसे आया, कहां से आया, उससे मतलब नहीं है, बस आ गया और ये कितना है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका यूज कैसे होगा, किस तरह से हम करेंगे, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, थोड़ा सा उस पर हम नजर डालते हैं। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, जो कि पहला पॉइंट में है यूनिफॉर्म रॉड, यानी एक रॉड है तो रॉड को आप ऐसे किसी भी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं कि नहीं, चारों साइड घुमा सकते हैं ना, या फिर मान लीजिए बीच में आपने पकड़ा ऐसे और इसको ऐसे ऐसे घुमाने लग गए, मतलब रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे हमने सीधा बोला था आर जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। तो देखिए यहां पे हम जब यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होना भी जरूरी है, ध्यान रखिए ये यूनिफॉर्म के केस वाला फॉर्मूला है, बाकी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमें इस तरह से इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये आप पहले याद रखिए, इससे मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए यूनिफॉर्म रॉड है, तो रॉड को हम किसी भी पॉइंट के अबाउट घुमा सकते हैं, यहां से भी घुमा सकते हैं, यहां से भी घुमा सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं पकड़ के। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, तो ये ध्यान रखिएगा, केवल फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, इसके साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये फॉर्मूला किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। मान लीजिए आपको गन दे दिया गया और आपको ये पता ही नहीं है चलाना कहां है, तो आप पब्लिक प्लेस में नहीं चला दोगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें जो दिया गया है उसका यूज आखिर कैसे और कहां पे करना है। तो एक्चुअली वही मैं समझा रहा हूं आपका कि ये जो फॉर्मूला आई है वो लगाना कहां है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए ना, केवल याद कर लेने से थोड़ी हो जाएगा। तो यहां पे I इज टू ml²/3 है, ये किसके अबाउट है, जब रॉड के किसी एक एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा तब, यानी जब ये रॉड है ऐसे पास होगी तो हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 लिख सकते हैं। वहीं पे मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो मतलब एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आप ml²/12 याद रख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आप एज इट इज याद रखें, इसका यूज कैसे होगा हम आगे देख लेंगे। आगे चलते हैं, रिंग के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें रिंग में ना हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब रिंग यूनिफॉर्म हो तब पर भी और नॉन यूनिफॉर्म हो तब पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी आप लिखने वाले हैं। तो रिंग के किसके अबाउट हम लिख रहे हैं, mr², तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिंग है और इसके सेंटर के अबाउट, रिंग के सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। तो केवल सेंटर के अबाउट पास होने से वो पास होना जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए ये रिंग है तो सेंटर ये है मान लीजिए, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे भी तो पास हो सकती है, तो ऐसे नहीं, ये रिंग है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास होगा, तभी हम mr² लिख सकते हैं सीधा। आया समझ में? यानी रिंग के सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा, आपको यह ध्यान रखना है। बाकी वो रिंग कंप्लीट हो या हाफ हो या फिर छोटा सा कोई सा भी पोर्शन हो, सभी पोर्शन का मास m ही है। आप ये मत समझे कि कंप्लीट है तब m है, इसका अलग होगा, नहीं, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, हमने ऐसा दे रखा है। तो कोई भी केस होगा तो I = mr² होगा, कब, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा पास होगा। क्लियर है? इसी तरह चलिए आगे देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क यूनिफॉर्म होना जरूरी है, क्लियर है? तो देखिए यहां पे यूनिफॉर्म अगर डिस्क है तो वैसे ही केस है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पास होगा तो कितना होगा, mr²/2। ये भी आपको सीधा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होलो सिलेंडर, अगर सिलेंडर है और उसके सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से ऐसे ऐसे पास हो रही है,
तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा mr², जितना रिंग का होता है। आया समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। होलो सिलेंडर यूनिफॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस में ऐसे ही होंगे। जैसे यहां पे भी हमने देखिए यहां कट भी कर दिया होलो सिलेंडर को, फिर भी mr² ही होगा दोनों ही केस में, तो आप इसको ध्यान रखें। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात करें, देखिए सॉलिड की जब भी बात हो रही है, मतलब मास अगर हर जगह है ना, तो वहां यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जबकि यहां रिंग में देखिए एक्सिस से इसमें कहीं भी मास इकट्ठा एक जगह भी कर देंगे पूरा मास, फिर भी तो r डिस्टेंस पे ही रहेगा ना, इसका जो भी रेडियस रहेगा, तो सारा मास सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए यूनिफॉर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर में अगर हम बात करें या डिस्क की बात कर ले, तो डिस्क में मास सब जगह है, तो अलग अलग आर पे है ना, इसलिए यूनिफॉर्म होना जरूरी है। सिंपल आप इतना समझिए कि यूनिफॉर्म कब होगा कब नहीं होना जरूरी है। बाकी सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि एक्सिस से अलग अलग आर पे मास है, इसलिए यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। तो अगर कोई सिलेंडर है सॉलिड और उसके सेंटर से पास हो रही है ऐसे एक्सिस, तो उस केस में mr²/2 होगा। ये वैसे ही है जैसे डिस्क का था। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर के बारे में। अब स्फीयर में भी यूनिफॉर्म क्यों लगाए? तो क्योंकि यहां पे जो मास है ना वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली एक्सिस जो पास होती है जैसे ये है, तो एक्सिस से सारा मास अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसीलिए यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अगर सारा मास सेम डिस्टेंस पे है तो यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। तो यहां दो तरह के स्फीयर होते हैं, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर के केस में अगर एक्सिस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है, मतलब स्फीयर है, तो कहीं से भी स्फीयर में डाल दीजिए एक्सिस को, बस कहां से पास होना चाहिए? उसके सेंटर से, तो उस केस में 2/3 mr² होगा। वहीं पे अगर सॉलिड सिलेंडर स्फीयर होगा तो 2/5 mr² होगा। आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। अब यहां पे यूनिफॉर्म प्लेट बोल सकते हैं जिसके अंदर हम 3 टाइप के प्लेट पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्राइंगुलर। तो अगर स्क्वायर प्लेट अगर दे रखी है या फिर रेक्टेंगुलर दे रखी है, तो चलिए पहले रेक्टेंगुलर देखते हैं, यहीं से ये डिराइव हो जाएगा। तो अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है और एक्सिस प्लेट के सेंटर और इस प्लेट के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ ऐसा ही हो गया ना। तो एक्सिस कहां से पास हो रही है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके एक्सिस से, सॉरी इसके सेंटर से। तो अगर रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो रही है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m × a² + b²/12 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जहां ab इसका साइड लेंथ है, साइड लेंथ और विड्थ है। अगर स्क्वायर प्लेट होता तो a और b इक्वल हो जाता, रख दीजिए ab इक्वल, तो यहां पे ma²/6 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारा किसके अबाउट है? उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास हो रही है। एक्सिस बहुत जरूरी है, ये मत भूलिएगा। यही भूल गए तो फिर यूज कैसे करेंगे हम इसको? इसीलिए फॉर्मूले के साथ साथ एक्सिस का याद होना बहुत जरूरी है कि जो हमने रटा है वो एक्चुअली किसके अबाउट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। उसी तरह ट्रायंगुलर प्लेट है तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के अक्रॉस अपन बात कर रहे हैं। एक्सिस अभी तो हमने यहां से लिया है, यहां से भी हो सकता था या फिर यहां से भी, यानी किसी भी साइड के अक्रॉस अगर हम बात करें ट्रायंगुलर प्लेट में, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mh²/6 होगा। अब यहां पे h कौन सा हाइट लेना है? तो अगर आपने यहां से इसके अबाउट निकाला है तो टॉप देखिए यहां से कितने हाइट पे है। अगर मैं यहां से निकाला होता तो ये देखता ये कितने हाइट पे है। आया समझ में? तो यहां से आप हाइट का सिलेक्शन कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने जितने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, आखिर उसका यूज हमें किस तरह से करना है। तो हम यहां पे 2 थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जहां पे अभी तक जितने सारे स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे थे उन सभी का यूज करके हम देखने वाले हैं। यानी हम इन दोनों थ्योरम के हेल्प से किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रॉड की बात करेंगे तो रॉड के केस में हमने इस एंड के अबाउट ml²/3 लिखा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 लिखा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई एक्सिस है जो ना तो एक एंड से पास हो रही है और ना ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, कहीं इधर से पास हो रही है, तो इसके अबाउट भी तो हम रॉड को घुमा सकते हैं ना, मतलब इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे या फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आखिर होता क्या है। तो परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है।
तो जरा ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें किन चीजों को ध्यान रखना है। यहां पे हमने कोई रिजिड बॉडी लिया है क्योंकि रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम ऐसी बॉडी ले रहे हैं जो रिजिड है, मतलब जो इस तरह से इलोंगेट वगैरह नहीं होगा, जो फिक्स है, जैसे मार्कर है। मार्कर को मैं कितना भी मोशन कर दूं इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, तो ये एक रिजिड बॉडी है। तो हमने एक रिजिड बॉडी ले रखा है जिसमें एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस लिया है। यहां ध्यान से सुनिएगा, एक्स और वाई जो है वो बॉडी के प्लेन में है और जो जेड है वो बॉडी के परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉडी है, यही बॉडी है समझिए, तो हमने बॉडी को एक्चुअली ऐसे नहीं रखा है, हमने बॉडी को ऐसे रखा है जिसमें एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, जो कि वाई और एक्स इस बॉडी के प्लेन में है, और जो जेड एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब यहां जो जेड एक्सिस हमने लिया है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आया समझ में? तो फिर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन तीनों के बीच के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन को हम दिखा सकते हैं। तो जो भी एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना क्या है इसमें कि 3 एक्सिस होनी चाहिए, तीनों एक दूसरे को यहां कहीं कट करना चाहिए और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसमें 2 बॉडी के प्लेन में हो और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो जो भी एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी 2 एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चलिए बात करते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर लग रहा है पैरेलल है, इससे पहले जैसे परपेंडिकुलर था तो यहां एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहां पे पैरेलल है, मतलब क्या कि यहां पे जो एक्सिस होंगी वो कुछ पैरेलल टाइप का होगा। आया समझ में? तो यहां ध्यान दीजिए, हमने 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है। ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कहां से पास हो रही है, वो बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है जो सेंटर ऑफ मास के अलावा वाला पॉइंट है। तो यहां पे हमने क्या बोला, 2 एक्सिस लिया हमने, एक एक्सिस जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरा एक्सिस जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है। और ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। जैसे अगर ये कोई बॉडी मान लीजिए ऐसा है तो एक एक्सिस यहां है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास वाला है, तो दूसरा एक्सिस यहां है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने आईसीएम लिया है, और उसके अलावा जो एक्सिस पास हो रही है कहीं से उसके अबाउट हमने आई लिया है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर ये आईसीएम वाला, ये आईसीएम और ये जो आई है, ये दोनों ही एक्सिस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो हम इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² के इक्वल होगा, जहां m का मतलब है बॉडी का मास और d का मतलब क्या है कि दोनों एक्सिस जो पैरेलल है उस दोनों के बीच का कितना का सेपरेशन है। आया समझ में? तो I इज इक्वल्स टू ICM प्लस md², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है जो आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या बोला, ये I क्या है, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि ICM क्या है, वो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और md² यहां पे मास है बॉडी का और d का मतलब है दोनों एक्सिस जो पैरेलल था उसके बीच का कितना का सेपरेशन है। आया समझ में? तो ये दोनों ही एक्सिस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के हेल्प से हम किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? तो आपको अच्छे से पहले तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो ये है कि बहुत सारे आपको अलग अलग बॉडी दे रखा है और वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या कैसे भी रखा है। आपको ये करना है कि जो ये 4-5 बॉडी है उसको मैं एक सिंगल बॉडी पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं उस पॉइंट मास को कहां पे रखूं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पहले था उतने ही बाद में भी रहे, तो हम उसी डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? तो यहां पे देखिए वही चीज किया है, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 m2 m3 तीन मास है जो किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसके अबाउट ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। हमने एक का I1 लिया है, दूसरे का I2 और तीसरे का I3। तो फिर हमें क्या करना है कि ये जो तीनों मास दिख रहा है, हम चाहते हैं कि तीनों मास का जो भी टोटल मास है उतने मास का एक पॉइंट मास बनाना है। तो उसको मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पे रखूं, और जहां पे भी रखेंगे उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। तो देखिए इस तीनों मास को तोड़ के हमने m मास का एक पॉइंट मास लिया। m किसके इक्वल होगा, तीनों मास के सम के इक्वल, और इसको जहां भी रखा होगा यहां से उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। कंडीशन क्या है, दोनों का आई सेम होना चाहिए। मतलब यहां तीनों का मिला के जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और यहां जो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसके लिए हमें जिस डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास को एज्यूम करना होगा उसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। तो बाकी आप फॉर्मूले वाइज अगर हम बात करें तो देखिए ये पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का mr स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो I इज टू यहां से हमने लिखा mk स्क्वायर, क्योंकि यहां r की जगह k हो गया जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, जहां पे k इज टू अंडर रूट I बाई m हो जाएगा। जो समझने वाली बात क्या है, I क्या है, तो ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, बाकी m क्या है, तो जो सिस्टम था तीनों ही मास का सम। यहां मिस्टेक सबसे ज्यादा आप मास को ही पुट करने में करते हो, एक मास m रख देते हो, ये भूल जाते हो कि हमने बहुत सारे बॉडी को तोड़ के एक मास बनाया था। तो सारे बॉडी को तोड़ के बनाया ना, तो मास तो वही रहेगा, इसीलिए सारे बॉडी का जो भी मास है उसका सम आपको m लिखना है। आया समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टॉर्क की तरफ। अब देखिए ये टॉर्क कुछ वैसे ही है जैसे एनएलएम में फोर्स होता है। तो जैसे लीनियर मोशन के लिए फोर्स की बात करते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए हम टॉर्क की बात करते हैं। जैसे कोई बॉडी है, यहां पे अगर मैं इसको F फोर्स लगाता हूं, बॉडी ऐसे चल रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो ये F की वजह से कर रहा है। लेकिन वहीं पे अब मैंने इसी को ऐसे पकड़ा है और यहां पे फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से ये घूम गया। एक्चुअली ये चला नहीं, ये रोटेट हो गया। तो ये फोर्स की वजह से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टॉर्क की वजह से रोटेट हो गया। तो लीनियर मोशन फोर्स की वजह से हो रही है और रोटेशनल मोशन टॉर्क की वजह से। वैसे टॉर्क भी फोर्स की वजह से ही आता है, लेकिन हम बोलते हैं कि जो रोटेट होना स्टार्ट हुआ है वो टॉर्क की वजह से हुआ है। आया समझ में? तो बाकी अब टॉर्क क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे फोर्स लग रहा है। आया समझ में? मतलब ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट, जैसे हम अगर इसी को हम एक रिजिड बॉडी एज्यूम कर ले, सपोज करिए एक रिजिड बॉडी है पूरा का पूरा, और ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी घूमने वाला है। मतलब ये अगर मैंने इसको पकड़ लिया और यहां पे फोर्स लगाया तो बॉडी इसके अबाउट घूम रही है, तो ये पॉइंट O है, और जहां पे फोर्स लगाया था वो पॉइंट P है, तो ये है उसके अबाउट घूमने वाला है बॉडी। तो यहां से r डिस्टेंस पे हमने एक F फोर्स लगाया, तो ये घूमेगा क्योंकि ये फिक्स है यहां से, तो ये तो यहां से तो चल नहीं सकता। तो ये जैसे ही घूमना स्टार्ट होगा तो बोलेंगे कि इसकी वजह से टॉर्क लग रही है। अब ये टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, वही a क्रॉस b वाला फॉर्मूला, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर में, वही। तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, इसी को मैग्नीट्यूड में r ऑफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने n कैप भी लिखा है। n कैप का मतलब क्या है कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे फोर्स जब हम बात करते हैं तो फोर्स के साथ ये भी बात करते हैं ना कि ये जो फोर्स है वो किधर लग रही है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेक्टर है। उसी तरह टॉर्क भी एक वेक्टर है, इसीलिए हमें इसके साथ डायरेक्शन भी चिपकाना पड़ेगा। तो यहां पे n कैप का मतलब है डायरेक्शन, जो कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग। देखिए लिखा है राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग r क्रॉस f जिधर जाएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए ये है f और ये है r, मतलब इधर r है, देखिए जैसे दे रखा है r है, ये f है, तो ये r है और ये f है। तो हम टॉर्क किधर लगेगा कैसे फाइंड करेंगे, तो r क्रॉस f राइट हैंड थंब, दाहिना हाथ ही होना चाहिए, राइट हैंड ही होना चाहिए। आप लेफ्ट से भले ही काम करते हैं लेकिन आपका राइट फिर भी यही है, ठीक है। तो r क्रॉस f कैसे पता करेंगे, राइट हैंड निकालिए, अरे निकालो भाई, अब भी निकालो। राइट हैंड निकाला, r की तरफ रखा, क्यों, क्योंकि पहले r था, इधर डायरेक्शन में देखिए पहले r है, तो पहले r है तो राइट हैंड निकाला, r की तरफ रखा और क्रॉस करना है। क्रॉस मतलब घुमाना है फिंगर को, ध्यान रखना है फिंगर खुद से ही घुमाना है, किसी का हेल्प नहीं लेना है, वरना वो पीछे भी घुमा सकता है। तो आप खुद से जब घुमाओगे तो इधर ही घुमाओगे ना, तो ये r क्रॉस f करना है, मतलब घुमाना है किधर, f की तरफ। तो r क्रॉस f, थंब जिधर जाएगा वही बताएगा कि टॉर्क का डायरेक्शन है। तो ये r था, ये f था,
तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो हम इधर जा रहे हैं, मतलब टॉर्क जो होगा वो इधर कहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? तो आप इस तरह से टॉर्क का डायरेक्शन देख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला यहां पे आपको टॉर्क का वेक्टर फॉर्मेट में आर क्रॉस एफ लिखना है, जहां पे आर का मतलब है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होने वाला है उसके और फोर्स जहां लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट और टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, मतलब यहां जैसे हम अगर बात करें तो इसको हम किसी पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं, तो ये पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैंने इसी रॉड को, ये एक्सिस है, इसके अबाउट फिक्स कर दिया, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो टॉर्क दो तरीके से निकालते हैं, एक तो पॉइंट के अबाउट और दूसरा एक्सिस के अबाउट। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है आर एफ, इसको हम यहां पे समझ लेते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ लिख दिया हमने सीधा। तो इसको एक्चुअली ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन हम जब भी यूज करते हैं ना न्यूमेरिकल में, हम यही यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान होता है। तो सिंपल आप साइन थीटा के चक्कर में ही ना पड़े। जैसे आपको वर्क डन का याद होगा, हमने पढ़ा था वर्क डन क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा, लेकिन उसी को शॉर्टकट में क्या बोल दिए थे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग होना चाहिए। ऐसा समझ में? तो वैसे ही सिंपल थीटा का चक्कर छोड़िए, चक्कर तो किसी चीज का बहुत खराब होता है, अब थीटा का छोड़िए, तो सीधा यहां पे टॉर्क को क्या लिखना है, आर इंटू एफ। सिंपल, आर एफ जो होता है वो टॉर्क होता है, बस साथ में आपको क्या चिपका देना है कि आर और एफ एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाला टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो साइन 91 हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। तो जब भी यहां पे आर एफ परपेंडिकुलर है तो टॉर्क को आप सीधा आर इंटू एफ लिख सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एक दूसरे के अलोंग होगा, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 और 180 जीरो होता है। तो कहने का मतलब टॉर्क उसी फोर्स की वजह से आता है जो फोर्स आर के परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल आप टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखें, आर इंटू एफ होता है, जहां आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं पॉइंट के अबाउट कैसे लिखना है और एक्सिस के अबाउट कैसे लिखना है, और इसमें किन चीजों को ध्यान रखना है। तो कुछ स्टैंडर्ड है। पॉइंट के पास वही जनरल फॉर्मूला टॉर्क का सब जगह वही होगा, आर इंटू एफ, जहां आर एफ एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए, टॉर्क जीरो कब कब होगा पॉइंट के केस में, तो जब कोई फोर्स सीधा उसी पॉइंट से पास हो जाए जहां से आप टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, तो आर जीरो हो जाएगा, तो यहां से जीरो हो गया। जब कोई फोर्स, देखिए यहां पे लग रहा है फोर्स जो लगने वाला पॉइंट है वो ये है, और जो जिसके अबाउट ये घूमने वाला वो ये है। तो आप क्या करिए, फोर्स को पहले हमें क्या, इसके दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप क्या करिए, फोर्स को आगे पीछे एक्सटेंड कीजिए। मतलब फोर्स कहीं भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फोर्स को क्या करिए, आगे पीछे एक्सटेंड करिए। अगर वो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं टॉर्क, तो फोर्स फिर वहां पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब इन दोनों ही केस में, यहां एफ को अगर मैं पीछे खींचूं तो ओ से ही पास हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे आर परपेंडिकुलर जीरो, मतलब टॉर्क जीरो। तो इन दोनों पॉइंट में कि आप अगर फोर्स डायरेक्ट पास हो रही है या फोर्स को आगे पीछे एक्सटेंड करने की वजह से उस पॉइंट से पास हो रही है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है एक्सिस के अबाउट, जो मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है। तो कहने का मतलब टॉर्क आर इंटू एफ है। फिर दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहीं भी कट कर रहा है, कहीं भी, तो हमने अभी क्या बोला कि अगर फोर्स की वजह से आप टॉर्क निकाल रहे हो तो आप टॉर्क को यही लिखोगे ना, आर इंटू एफ, जहां पे आर एफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आर या एफ को आप आगे पीछे एक्सटेंड करो। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रही है या उसी एक्सिस को कट कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सॉरी टॉर्क लिखना चाह रहे थे, तो फिर टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो भैया इसी को कट कर गया, फिर तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो गई ना, दो चीज कट हो गई, कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस, जीरो, दोनों कट हो गई। तो यहां पे अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करता है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, पैरेलल, तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। अगर ये गेट है, डोर है, मान लीजिए डोर है, ऐसे ये डोर रोटेट होने वाला है ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, ये जो डोर रोटेट हो रहा है वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट ना, यहां लग रहा है ना, एक एक्सिस है यहां पे जिसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट, ऐसा समझे। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट, यहां एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसे रोटेट होगा क्या, अगर ऐसे फोर्स लगा दोगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो फिर एक्सिस ऐसा कुछ हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ऐसा में। तो कहने का मतलब कोई फोर्स अगर ये एक्सिस है, ये फोर्स अगर परपेंडिकुलर है, तो डोर ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे थोड़ी रोटेट होगा। तो इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। ये बात समझ में आया। तो कहने का मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है
कि कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है या फिर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन प्योर रोटेशनल मोशन। यहां जो हमने लिखा है एक्चुअली केवल बॉडी रोटेट कर रही है इसके लिए है। तो मान लीजिए हमने इस बॉडी को यहां से हिंज कर दिया, मतलब ये बॉडी है, इसके ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके बाद बॉडी ऐसे ऐसे घूमने वाला है। तो यहां पे जैसे हम फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे ना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी तरह से प्योर रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए की जगह यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेट हो रही है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि प्योर रोटेशनल मोशन अगर है तो बॉडी पे लगने वाला जो भी टोटल टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा, वो आई इंटू अल्फा के इक्वल होगा, जहां आई का मतलब है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। क्लियर है यहां पे? तो आप इसको ध्यान रखिए। दूसरा, इससे ज्यादा ये जो हमने अभी लिखा है इसका भी बहुत बार यूज होगा जब आपको एनर्जी वेलोसिटी वगैरह निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हिंज है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये कितना भी रोटेट हो जाए एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगी, कंजर्व रहेगा, ऐसे में लॉस नहीं होगी। तो यहां पे जो भी टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे बस आप ध्यान ये रखिएगा कि यहां पे ये रिजिड बॉडी है, कोई पॉइंट मास नहीं है, तो U को पोटेंशियल एनर्जी को mgHcm लिखना है, आया समझ में? क्योंकि यहां सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट पे होगा, तो mgHcm। यहां प्योर रोटेशनल मोशन है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो केवल रोटेशनल होगा, तो यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस दोनों को आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस बॉडी पे लगने वाला नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना है, जहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो यहां पे आर की जगह RCM लिखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहां सेंटर ऑफ मास है ना वो एक एक्चुअली सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसीलिए यहां पे आर की जगह RCM लिखना है। उसी तरह अगर टेंजेंशियल फोर्स लिखना है, क्यों? क्योंकि दो अगर कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन इस तरह से घूम रहा है तो दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं उसमें, एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंट की तरफ, तो इसीलिए टेंजेंट डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, जिसको आप मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलोगे। जहां पे हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है अल्फा इंटू आर, तो यहां पे आर की जगह क्या लिखना है? RCM, कि हिंज से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है। यहां तक क्लियर है? तो ये सारे अच्छे से आपको आना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहां पे देखिए 3 पॉइंट में हमने कुछ समझने के लिए लिखा है, ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि केवल बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो नहीं भी होगा तो चलेगा, ऐसा समझ में? तो केवल अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो केवल फोर्स, नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी, टॉर्क जीरो नहीं होगी। उसी तरह से अगर बॉडी केवल बोला गया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हम जानते हैं रोटेशनल जो होता है मोशन वो टॉर्क की वजह से होता है, और यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब टॉर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ में? तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल में भी है और रोटेशनल में भी है। तो आप इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे हमने नॉर्मल लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम देखा था, और रोटेशनल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, आया समझ में? तो यहां एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो यहां पे r और v का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, तो उस बॉडी को हमने किसी एक पॉइंट के बाद रोटेट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट के बाद वो रोटेट कर रहे हैं वहां पे मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट P लिया जहां पे वेलोसिटी उस बॉडी को हमने दिया v, तो इस बॉडी का इसके अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम होगा? तो m इंटू आर क्रॉस v होगा। ये वैसे ही है जैसे टॉर्क लिखा था कि किसी फोर्स को अगर मैं r डिस्टेंस पे लगाऊं हिंज या फिर किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसके बाद टॉर्क कितना होगा? तो r क्रॉस f लिखा था। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, जैसे लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम m इंटू आर क्रॉस v होता है। इसी को आप एम आर वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ये, इसलिए हमने एन कैप लगाया। तो हमने टॉर्क में ये लिखना सीखा है एन कैप कैसे निकालते हैं, एन कैप डायरेक्शन बताता है, जो कि आप आर क्रॉस वी यानी राइट हैंड थंब रूल से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पे अगर हम समझे तो आर इधर है और वी इधर है, तो आर की तरफ राइट हैंड रखिए, क्रॉस करिए, क्रॉस का मतलब घुमाइए फिंगर को किधर? वी के तरफ। तो आर क्रॉस वी करिएगा तो थंब अंदर जाएगा, इसका मतलब
कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम इस v की वजह से अंदर की तरफ होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा थीटा को हटा के थोड़ा शॉर्ट बनाया है, यानी एंगुलर मोमेंटम को आप सिंपली mrv याद रख सकते हैं, लेकिन साथ में ध्यान दीजिए यहां पे थीटा को आपने हटाया है, तो इसके बदले आपको कुछ लेके आना पड़ेगा ना, तो उसके बदले हम क्या लेके आ रहे हैं कि L इजिकल्स टू mrv होगा, जहां पे R और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी R और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से क्या समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम हम उसी वेलोसिटी की वजह से निकालेंगे जो वेलोसिटी इस R के परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर इसकी वजह से लिखना हो तो हम इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, ये थीटा होगा यहां पे जो वहां लिखा है, तो इधर आएगा v cos थीटा, इधर v sin थीटा, तो ये जो v sin थीटा होगा वो r के परपेंडिकुलर है, और जो v cos थीटा होगा वो r के डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, तो mrv होगा, देखिए mrv sin थीटा हो जाएगा यहां पे। तो सिंपली आप ध्यान रखिए एंगुलर मोमेंटम होती है mrv, जहां पे r और v क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशनल मोशन, अगर बॉडी केवल घूम रहा है तो उस केस में बॉडी का जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, I इंटू ओमेगा के, यानी ये एक रिजिड बॉडी है जिसको हमने यहां से हिंज करके रखा है, H का मतलब हिंज है, हिंज करके रखा है और इसके अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। तो हिंज कर दीजिएगा किसी चीज को तो बॉडी केवल घूम ही सकती है ना, इधर उधर थोड़ी जा सकती है, तो केवल अगर घूम रहा है तो इसके पास जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो I इंटू ओमेगा होगा, जहां पे I हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको आप या तो सीधा ध्यान रख सकते हैं या फिर पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप याद करिए लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में क्या था, p²/2m, वैसे यहां जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में क्या होगा, L²/2 इंटू I, m की जगह I लिखना है और p की जगह L लिखना है। क्लियर है यहां तक? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं कि L²/2I होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। NLM इन रोटेशनल मोशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, कि बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम यानी जो NLM होगा वो कैसे अप्लाई करिएगा। अब ध्यान दीजिए NLM में आप F इक्वल्स टू ma लिखते थे, तो उसी तरह से वहां पे फोर्स था तो यहां पे टॉर्क लिखेंगे, तो देखिए टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, dl/dt, ये वैसे ही है जैसे वहां पे फोर्स इक्वल्स टू dp/dt था। तो यहां पे एंगुलर की बात हो रही है, टॉर्क की बात हो रही है, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसी को आप हम एंगुलर यहां एक्सटर्नल टॉर्क बोलेंगे। तो जो भी बॉडी का टॉर्क होगा, बॉडी पे जो भी टॉर्क लगेगा वो dl/dt के इक्वल होगा, जैसे वहां F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp/dt था। क्लियर है यहां तक? इसी को आप ये टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा L/dt भी लिख सकते हैं। जैसे ये ऐसे ही हो गया कि किसी बॉल को आपने वॉल पे मारा, तो बताओ बॉल की वजह से वॉल पे कितना फोर्स लगा, तो डेल्टा P/डेल्टा T लिखा था, सेंटर ऑफ मास में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से यहां पे अगर यहां टॉर्क अगर निकालना है, वहां पे फोर्स निकालना था, यहां पे टॉर्क निकालना है, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो इस केस में dl/dt होगा, dl का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितने टाइम में हुआ है। क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वैसा टॉपिक है, देखिए स्टार मार्क भी लगाया है, जो रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। तो देखिए कंसेप्ट बहुत ही छोटा है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस होते हैं। तो यहां पे कहने के मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कब लगाएंगे, तो याद करिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते थे, हम मोमेंटम कंजर्वेशन उसी डायरेक्शन में लगाते थे ना जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता था। एग्जैक्टली यहां पे भी एंगुलर मोमेंटम हम तभी कंजर्व करेंगे, यानी हम उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होगा। तो जैसे हम वहां पे बात करते थे कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। उसी तरह यहां हम बोल रहे हैं कि जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का नेट टॉर्क 0 होगा उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वही लिखा है कि जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क मतलब बाहर से लगने वाला नेट टॉर्क 0 है, उसके अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि जो भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mrv वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। क्लियर यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। CTRM, अब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन,
ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जब भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी टॉपिक से आएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले ही हमने लिखे हैं, थोड़ा सा हम कंसेप्ट वाइज फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। बाकी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतना छोटा वीडियो में समझाया नहीं जा सकता विथ एग्जाम्पल। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि CTRM में एक्चुअली होता क्या है। तो CTRM का मतलब होता है बॉडी चलेगा भी और घूमेगा भी। अभी तक हमने जो भी बात किया था वहां पे या तो बॉडी चल रहा था या बॉडी एक जगह बस घूमे जा रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बॉडी को ऐसा फेंक दिया, मतलब बॉडी चल भी रहा है और प्लस घूम भी रहा है। तो जब बॉडी चलता भी है और घूमता भी है एक साथ, जैसे कोई कार का व्हील ले लीजिए, जो टायर होती है, वो जैसे ही कार चलना स्टार्ट होता है, साइकिल चलना स्टार्ट होता है, तो वो घूमता भी है और प्लस आगे भी तो बढ़ता है ना साइकिल, मतलब वो CTRM परफॉर्म कर रहा है। आया समझ में? तो इस केस में देखिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहां दो तरीके की हम बात करते हैं, एक तो प्योर रोलिंग और एक विदाउट प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब एक इसका दूसरा टर्म भी यूज किया जाता है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। और अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो रोलिंग विद स्लाइडिंग होती है। तो विदाउट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है कि टायर जमीन पे स्लिप नहीं कर रहा, और विदाउट स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा, मतलब विदाउट स्लाइडिंग जैसा अभी बोला कि टायर जो है जमीन पे स्लिप नहीं कर रहा। और विद स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा, टायर जो होता है जमीन पे कई बार देखते हैं ना एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा लेते हैं तो स्लिप हो जाता है, तो उसको हम प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे। तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि जमीन और टायर के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस केस में होता क्या है। तो इस केस में यहां देखिए VC का मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं है, यहां पे हमने कुछ डायग्राम बनाए। सेंटर ऑफ मास तो यहां है, हमने VC उस पॉइंट को बोला है, C उसको बोला है जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के, यानी जो नीचे वाला सरफेस है उसके कांटेक्ट में जो भी पॉइंट है उसको C बोला है। ऐसा है? तो जब भी प्योर रोलिंग की बात होगी तो नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में जो कांटेक्ट पॉइंट C है बॉडी का, उस पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। यानी ये कांटेक्ट वाला पॉइंट एक तरह से नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होता है, तो वही हमने इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 लिखा है। और अगर प्योर रोलिंग है तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी है उसको आप ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन है वो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को एक दूसरे से जोड़ रहा है, क्योंकि VCM का मतलब क्या हुआ, ये लीनियर मोशन करेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे जाना चाहेगा, लेकिन ओमेगा जो है ये जो घूम रहा है ओमेगा को इसे घूमना चाहेगा। तो यहां पे लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन को एक दूसरे के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है ना। तो अगर प्योर रोलिंग है तो VCM इजिकल्स टू सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी है वो इजिकल्स टू ओमेगा इंटू आर होगा। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सेलरेशन है वो अल्फा इंटू आर होगा। क्लियर है यहां तक? तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि बताओ बॉडी के पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो यहां पे टोटल एनर्जी की बात हो रही है। तो देखिए बॉडी चल भी रहा है प्लस घूम भी रहा है, तभी तो CTRM है। तो चलने की वजह से हाफ mv² लिखते हैं और घूमने की वजह से हाफ है ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल। तो यहां काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट भी हो रहा है प्लस रोटेट भी हो रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए वही लिखे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM का स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेशनल होगी सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी होगा उतनी वेलोसिटी से, तो हाफ m VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM। अब देखिए ये फ्री बॉडी है, कोई भी बॉडीज होता है ना ऐसे घुमाइएगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। तो यहां पे ये जो बॉडी रोटेट हो रही है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगी CTRM करता हुआ बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें लीनियर भी है और प्लस रोटेशनल भी है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। वहीं पे देखिए इसी फॉर्मूला को हमने शॉर्टकट भी लिखा है कि हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी। ये कब होगी? जब बॉडी प्योर रोलिंग करेगा, ये ध्यान रखना है। यानी अगर आपको पता है कि बॉडी प्योर रोलिंग में है तो आप इस फॉर्मूले को सीधा यूज कर सकते हैं कि बॉडी के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, जहां पे IC का मतलब है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तभी लगाना है जब प्योर रोलिंग होगी। अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो आप इस फॉर्मूले का ही यूज कीजिए, इसी से आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेट टॉर्क के बारे में, कि अगर बॉडी CTRM कर रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? तो नेट टॉर्क जो होगी वो ICM इंटू अल्फा होगा, जैसे टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा लिखा था। तो यहां पे अगर CTRM हो रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, तो ICM इंटू अल्फा, या बॉडी अगर प्योर रोलिंग में है तो IC इंटू अल्फा लिख दीजिए। प्योर रोलिंग में नहीं है तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, और अगर प्योर रोलिंग में है तो हम कॉन्टेक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्योर रोलिंग में है तो हम ICM की जगह IC लिख दिए इंटू अल्फा। क्लियर है यहाँ पे?
फिर आगे बढ़ते हैं, यहां एंगुलर मोमेंटम की अगर बात की जाए कि बताओ बॉडी यहां चल भी रहा है प्लस घूम भी रहा है, तो इसके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? तो बॉडी अगर प्योर रोलिंग में नहीं है, यानी जनरल फॉर्मूले की बात हम करें तो m इंटू आर सी एम इंटू वी सी एम। ध्यान दीजिए, हमने अभी प्योर रोलिंग की बात नहीं किया है, तो जनरलाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मास के हिसाब से तो m इंटू आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस ये कौन सा है, ये वेलोसिटी की वजह से है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी इसकी वजह से कितना होगा, तो एम आर वी, जैसा कि हमने यहां पे लिखा था कि v वेलोसिटी इसकी वजह से कितना होगा, m इंटू आर क्रॉस वी। तो उसी तरह यहां बॉडी चल भी रहा है प्लस घूम भी रहा है, तो चलने की वजह से जो होगा वो कितना होगा, m इंटू आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस घूमने की वजह से कितना होगा, तो प्योर रोटेशनल मोशन में हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है, तो वही लिखा है आई सी एम इंटू ओमेगा। तो ये लीनियर की वजह से, ये रोटेशनल की वजह से, तो ये हो गई बॉडी के CTRM करता हुआ बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसमें घूमने की वजह से भी हो गया और चलने की वजह से भी। अगर वहीं पे बॉडी प्योर रोलिंग में है तो इस वाले फॉर्मूले को सीधा लगा सकते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में IC इंटू ओमेगा हो जाएगा। एक्चुअली हम शॉर्टकट में अगर बताएं तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, हम कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद बॉडी को केवल रोटेशनल मान सकते हैं, तो केवल रोटेशनल मानेंगे तो I इंटू ओमेगा ही होगा। तो यहां देखिए IC इंटू ओमेगा लिख दिया, क्यों, क्योंकि बॉडी को हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद केवल रोटेट होता हुआ एज्यूम किया है। तो जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा CTRM में प्योर रोलिंग के केस में वो IC इंटू ओमेगा, आप सिंपल इतना छोटा लिख सकते हैं। वहीं अगर प्योर रोलिंग नहीं होगा तो आपको यही बड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जिसमें डायरेक्शन वगैरह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है यहां से? तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब चलिए अगर हम CTRM बात करें कि रोलिंग कर रहा है कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे, तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे लुढ़कता लुढ़कता नीचे जाएगा, तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना सरफेस बॉडी के बीच में वो ऊपर लगेगा। अगर बॉडी ऊपर भी जाता ना ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, फिर भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगता, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पे अगर हम बात करें कि बॉडी यहां छोड़ेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी के वो कितना होगा, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस ICM बाय mr स्क्वायर, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर यही बात करें कि बॉडी पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग हमने लिया है और प्योर रोलिंग के केस में स्लाइडिंग नहीं होती, और स्लाइडिंग नहीं होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है, जब स्लाइडिंग हो जाती है तो काइनेटिक आता है। क्लियर है? तो इसलिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय ICM। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि बॉडी को प्योर रोलिंग करवाने के लिए कि जो सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आप निकाल सकते हैं tan थीटा बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय ICM से। क्लियर है? तो ये सारे ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आप याद रख के न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जितने सारे पढ़े, आप देखिए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो है क्योंकि ये 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, जहां से क्वेश्चन तो आना तय ही होता है। तो आप सारे ही कंसेप्ट एंड फॉर्मूले को अच्छे से पहले याद कीजिए और सारे फॉर्मूले के बेसिस पे जो एग्जाम्पल होंगे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर ही एग्जाम में बैठने के लिए चाहिए। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।